Hello everyone, myself Jashan and today's video is something different from another videos because आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FZS वर्जन 3.0 2020 डार्क नाइट एडिशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ ग्रेट थैंक्स टू दी अमित पाजी जिन्होंने अपना प्रीशियस टाइम हमें अपनी डेली रूटीन में से दिया. सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो. हाय एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं मेरी FZS वर्जन 3.0 2020 डार्क नाइट एडिशन के बारे में. मेरा इस बाइक के साथ लास्ट 3 इयर्स में जो भी एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा. तो आई थिंक चलो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए इसके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं बाइक की डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में. तो जहाँ तक मुझे पर्सनल राय है, यहाँ डिज़ाइन में यामा ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है. जो यामा की हाई एंड बाइक्स हैं उन्हीं से इसका डिज़ाइन इंस्पायर्ड है. एंड गाड़ी की रोड के ऊपर रोड प्रेजेंस बड़ी अच्छी है. ऐसा नहीं है कि कोई लो एंड बाइक लगेगी या बाइक ज़्यादा ही चीप नज़र आएगी. गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस है बड़ा अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है. अगर आप इसके साइड लुक के बारे में भी बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जैसे फ्यूल टैंक जो है इसका अपना फाइबर का है, कार्बन फाइबर यूज़ किया है जहाँ तक मुझे लगता है. ये शायद यामा ने इसलिए ऐसा किया हुआ है क्योंकि इसका वेट रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि सेगमेंट में देखा जाए तो सबसे जो लाइट वेट बाइक है 150cc सेगमेंट में तो वो यामा FZS ही है. अगर हम कंपेयर करें 150cc पल्सर के साथ या अपाचे RTR के साथ, तो ये जो बाइक है इसका वेट सबसे कम है. और आई थिंक यही एक कारण है कि यामा ने इसकी जो फ्यूल टैंक है इसमें मेटल का यूज़ नहीं किया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर मेटल यूज़ करते तो गाड़ी का वेट जो है वो बढ़ता. क्योंकि हम देखते हैं कि जो अपाचे है उसमें भी आई थिंक अब वो फाइबर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो पल्सर है उसमें वो मेटल का यूज़ कर रहे हैं. अगर इसके बाइक के बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो गाड़ी में किसी तरह की कोई कमी नहीं है. अगर आप टायर्स की बात करें, आप डिस्क ब्रेक जो है सेगमेंट में सबसे 220 mm की जो डिस्क ब्रेक है दे रखी है. अगर हम इसके टेलीस्कोपिक फोक्स के बारे में बात करें तो ये भी सेगमेंट में सबसे अच्छे इसी ही बाइक में है. अगर आप पल्सर 150cc देखें या अपाचे RTR देखें, जिक्सर देखें सुजुकी की, तो उनमें भी जो ये फोक्स हैं थोड़ा सा लाइट हैं. जो ये हैं ये मुझे लगता है कि हैवी हैं सबसे ज़्यादा, ये मेरे को जो है लगता है. अगर हम इसके एग्जॉस्ट के बारे में बात करें तो बड़ा यूनिक सा एग्जॉस्ट साउंड प्रोड्यूस करता है ये एग्जॉस्ट. अगर आप गाड़ी को चला रहे हैं तो ऑल द वे आपको चलाने में साइलेंट लगेगी, लेकिन जैसे ही आप कहीं से किसी स्ट्रीट से गुजर रहे हैं, क्लोज स्ट्रीट है, आप एक्सीलेटर को रिलीज़ कर रहे हैं तो एक बेसी साउंड जो है बहुत अच्छा जो इसमें से निकल के आता है. ऐसे लगता है कि कोई हाई एंड बाइक जो है वो यहाँ से गुजर रही है. अगर मैं बात करूँ इसके रियर लुक के बारे में तो मैं चाहता हूँ कि आप इधर आ जाओ. तो जैसे मैं आपको बता रहा था इसके रियर लुक के बारे में, यहाँ जहाँ तक मुझे लगता है कि यामा को वर्क करने की ज़रूरत है. जैसे मैं पिछले 3-4-5 साल से देख रहा हूँ कि ये जो रियर लुक है बाइक का ये सेम रखा गया है. ऑल्दो जो फ्रंट लुक है उसके ऊपर वर्क चल रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन जो रियर लुक है ये तब से यही चल रहा है. यहाँ यामा को काम करने की ज़रूरत है. ये थोड़ा सा अगर चेंज हो जाए, थोड़ा सा और यूनिक हो जाए तो आई थिंक इस बाइक की खूबसूरती को और बढ़ाएगा. अगर इसके बात करें हम एग्जॉस्ट नोट के बारे में तो आई थिंक एग्जॉस्ट नोट भी इसका बहुत अच्छा है.
तो हम आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं इसी में। आइए। तो जैसे आपने इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुना। अभी इस बाइक को ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर हो चुके हैं हम। तकरीबन 15,000 किलोमीटर ये बाइक चला चुका हूँ मैं। लॉन्ग रूट्स पे भी मैं चला चुका हूँ, हिमाचल के लिए, मनाली के लिए, और शॉर्ट ट्रिप्स भी मैं लगाता ही रहता हूँ इस पर। यानी रोज़ तो नहीं ड्राइव करते, लेकिन ज़्यादातर ड्राइव चलता ही रहता है इसका। अब इसके हम अगर बात करें कंफर्ट की और राइड क्वालिटी की, तो अब मैं समझता हूँ कि सेगमेंट में सबसे कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन इस बाइक की है। सबसे कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन इसलिए कि जब आप इस बाइक पर बैठते हैं तो आपका जो पोस्चर है वो आपको ऐसे नहीं होना पड़ता। आप ये कमांडिंग पोजीशन पे हैं, आपकी लेग्स जो हैं वो बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं। आपको रिलैक्स फील होगा जब भी आप इस बाइक को राइड करेंगे। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि सिटिंग पोजीशन इस बाइक की बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप पिलियन के बारे में बात करेंगे तो मैं नहीं समझता कि यामा एफजेड को छोड़ के किसी और बाइक में इतनी वाइड सीट दे रखी है किसी और बाइक में। तो अगर आपके साथ राइड के दौरान कोई पिलियन जो है वो राइड कर रहा है तो उसे किसी तरह की डिस्कम्फर्ट नहीं फील होगा, और आप लॉन्ग जर्नीज़ कर सकते हैं। आपको किसी तरह की परेशानी भी नहीं होगी। और अगर इसके हैंडलिंग के बारे में बात करें तो आई थिंक जो गाड़ी का बॉडी वेट जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपना बैलेंस किया गया है। अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि आप फर्स्ट गियर में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और आपको बाइक जो है स्लो स्पीड पे राइड करनी है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बाइक इधर को गिर रही है या जो बाइक है इधर को जा रही है। बाइक आपकी स्ट्रेट रहेगी। आपका जो है आपको किसी तरह का, यानी इतनी बैलेंस्ड बाइक है ना, रोड के ऊपर जब आप इसको चाहे 0 से 10 के बीच में चला रहे हैं और चाहे 80 और 100 के बीच में चला रहे हैं, गाड़ी जो है जम कर चलती है। गाड़ी की बैलेंसिंग बहुत अच्छे से कर रखी है यामा ने। इससे तो ये खास ही पता लगता है कि जो गाड़ी है उसकी बैलेंसिंग बहुत अच्छी कर रखी है। तो इसी में मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि जैसे बाइक जो है लाइट वेट है, सेगमेंट में सबसे लाइटेस्ट बाइक है, तो उसका बेनिफिट ये है कि जैसे आप ट्रैफिक में पास कर रहे हैं या आप किसी नैरो स्ट्रीट में मूव कर रहे हैं तो मैन्यूवरेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजीली क्रिस क्रॉस कर सकते हैं। और अगर हम इसके बात करें रियर व्यू मिरर्स के बारे में तो ये इनका डिज़ाइन भी यूनिक है। ऐसा नहीं है कि ओल्ड स्टाइल्ड है जैसे अब पल्सर में या अपाचे में देख रहे हैं तो ओल्ड स्टाइल है। इसका जो रियर व्यू मिरर्स भी हैं बहुत अच्छे हैं, इनमें अच्छा व्यू आता है पीछे का। आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी कि आपको नहीं मिस हो जाएगा कुछ, ऐसा नहीं है। तो इसके बाद मैं जैसे कि जशन को कहूँगा कि हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग यामा कर रहा है, यहाँ मुझे ऐसा ज़रूर लगता है। कारण ये है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा छोटा है। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें से जो है जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की गई है वो नज़र नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा साइज़ छोटा है इसमें। जैसे कि साइड स्टैंड का इंडिकेशन नहीं है, जो कि एक सेफ्टी पर्पस से मेरे ख्याल होना चाहिए साइड स्टैंड के लिए। उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है। तो नेक्स्ट हम इसके बारे में आई थिंक पिकअप एंड माइलेज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है कि ये बाइक जो है डेली कम्यूटिंग के लिए बनाई गई है। अगर आप कहें कि मैंने रेसिंग करनी है इस बाइक से, तो हाँ ये ज़रूर है कि आप थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए आप इसको अबव 80 अबव 90 चला सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि सारा दिन आप इतनी स्पीड पे चलाएंगे तो क्योंकि ये एयर कूल्ड इंजन है, ठीक है, तो इतने हीट अप होने के चांसेस हैं बाइक के।
अगर आप बाइक की पिकअप की बात करें तो बाइक में अच्छा खासा पिकअप है। आपको कभी ऐसे नहीं फील होगा कि आप पावर लैग कर रही है बाइक, चाहे आपके पीछे कोई बैठा है चाहे नहीं बैठा है, तो बाइक जो है अच्छा खासा आपको पिकअप देगी। आप इस पे लंबे समय तक 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अच्छे से आप इस पे क्रूज़ कर सकते हैं। उस स्पीड पे इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उस स्पीड पे। अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें माइलेज के बारे में, तो वही है कि अगर आप इस बाइक को 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला रहे हैं, क्रूज़ कर रहे हैं, तो हाईवे पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 48 to 50 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज या माइलेज प्रोवाइड करेगी। अगर आप इसके साथ थोड़ी सी जद्दोजहद कराते हैं, आप इसको थोड़ा हाई एंड पे चलाते हैं, 90 प्लस चलाते हैं, तो थोड़ी ये आम ही बात है कि ऑटोमेटिकली जो इसकी माइलेज है वो डाउन हो जाएगी। अगर बात करें बाइक की ब्रेकिंग के बारे में, तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी ब्रेकिंग प्रोवाइड की गई है यामा की तरफ से। आप अगर 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे राइड कर रहे हैं और आपको ब्रेक लगानी पड़ती है, तो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा कि हाँ जी बाइक जो है वो डिसबैलेंस हो रही है या आउट ऑफ द लेन जा रही है। बाइक जो है आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी और आप उसे विद इन द रीज़नेबल लिमिट्स जो हैं वो स्टॉप कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं जैसे अब इसकी मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग के बारे में, कितना हमें खर्चा आता है सर्विसिंग का। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसकी मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करें कि कोई ख़ास मेजर एडिशनल चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया जाता। बेसिकली सर्विसिंग में इंजन ऑयल फिल्टर चेंज होता है और लुब्रिकेशन किया जाता है, लेवल्स चेक किए जाते हैं दैट ब्रेक ऑयल लेवल्स आर ओके और नॉट। या तो यही है। अगर बात करें फ्री सर्विसिंग की, तो पहले ही जो 3 सर्विसेज हैं वो फ्री थी और उनमें जो है लेबर कॉस्ट जो है वो कम थी, लेबर कॉस्ट नहीं होती सॉरी। और आपको सिर्फ जो इंजन ऑयल है, ऑयल फिल्टर है, उसके लिए पे करना पड़ता है, लेबर नहीं ली जाती, जो फर्स्ट 3 सर्विसेज होती हैं। उसके बाद जो पेड सर्विस होती है वो 3000 किलोमीटर रन टाइम के बाद या 6 महीने जो हैं, 6 महीने का समय के बाद जो है वो सर्विस बाइक मांगती है। और आपको भी खुद पता लग जाता है, बाइक की आवाज़ थोड़ी सी बदल जाती है कि अब इसके सर्विस की ज़रूरत है। सो इजीली 3000 किलोमीटर के बाद आप इसकी सर्विस करवा सकते हैं। सर्विसिंग कॉस्ट जो है वह मैंने आपको बताई दी है कि नॉर्मल जो इसके सर्विसिंग कॉस्ट है वो 1200 और 1300 रुपये के बीच में है। आई थिंक ठीक है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है अगर हम इस सर्विसिंग की बात करें तो। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एज अ बिगनर अगर आपको वीडियो में कुछ भी अप एंड डाउन्स लगते हैं, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल इम्प्रूव इट। सो एट द एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट हमारी नोटिफिकेशंस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। टिल देन टेक केयर।